हाँ बेटे, तो आज हम लोग गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है उस पर फोकस करेंगे। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट में करंट के प्रेजेंस को सेंस करेगा, सर्किट में करंट है या नहीं है, इस पर फोकस करेंगे फर्स्ट। सेकंड थिंग, किसी भी रीजन से अगर सर्किट में करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, चेंज होता है, पहले मान लीजिए सर्किट में करंट क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो जैसे ही सर्किट में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है किसी ब्रांच में जिसमें गैल्वेनोमीटर अटैच है, उसमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है, तो इसका डिफ्लेक्शन डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरी में बनते हैं, मतलब टू टाइप्स है। फर्स्ट होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और सेकंड होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। तो अभी आपके कोर्स में मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर नहीं है, उसमें करंट कैरिंग कॉइल तो फिक्स रहती है और मैग्नेट मूव करता है, तो वो भी तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, वो फर्दर स्टडीज में आप देखेंगे। एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होता है, जो करंट कैरिंग कॉइल है ना वो मूवेबल होती है और मैग्नेट्स अपनी जगह फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही आपके कोर्स में। तो मूविंग कॉइल में आप लोगों के सामने फर्स्ट जो डायग्राम है वो है सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर। इसके दो टाइप्स होते हैं, सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर जो आपके सामने है और एक होगा वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। लेकिन आप लोगों ने जब भी फिजिक्स लैब में लेबोरेटरी में देखा होगा ना, जो भी गैल्वेनोमीटर वगैरह आपने देखे हैं, यूज़ किया मीटर बेस, ओम्स सॉरी पोटेंशियोमीटर वगैरह के सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर आपने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे कहते हैं ना वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर थे। सस्पेंडेड आपके सामने, वेस्टर्न टाइप नेक्स्ट पार्ट है। दोनों का फॉर्मूला बेस्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लेवल में सेम रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। मैकेनिज्म सेम है, कंस्ट्रक्शन भी 90% सेम है, 10% डिफरेंस आता है। तो कहने का मतलब है कि एक एक टॉपिक को आपने ढंग से तैयार कर लिया तो सेकंड में प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। सुनिए थोड़ा, ये जो गैल्वेनोमीटर आप देख रहे हैं इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, वही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से। वेरी फर्स्ट यहाँ पर बेटा ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपको दिखाई दे रही है, ये एक फ्रेमिंग होती है, फ्रेम है और फ्रेम पर आपने लैमिनेटेड कॉपर वायर को अरेंज करके ये रेक्टेंगुलर कॉइल असेंबल की बेटा। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके कोर में, इसके सेंटर पर आप सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर फिट करते हैं। कॉइल के सेंटर पर आप क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर। ये जो आपको शेडेड पार्ट नजर आ रहा है ये सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर है बच्चों, ठीक है। जब भी करंट फ्लो होगा तो सिर्फ कॉइल के थ्रू ही होगा, कोर में कोई करंट नहीं जाना चाहिए। सॉफ्ट आयरन कोर का बेनिफिट क्या रहेगा, सॉफ्ट आयरन कोर का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पता है सॉफ्ट आयरन की मैग्नेटिक परमिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इससे क्या होगा, मैक्स टू मैक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के थ्रू पास होगा। इससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रॉपर मिलेगा, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, एक्यूरेसी अच्छी होगी, ओके, सेंसिटिविटी अच्छी रहेगी, ये सारे बेनिफिट्स रहेंगे। प्लस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने में आपको हेल्प मिलेगी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कॉइल देन कोर हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने दो मैग्नेटिक पोल्स अरेंज किए। ये जो मैग्नेटिक पोल्स है इन मैग्नेटिक पोल्स का फ्रंट सरफेस कॉन्केव शेप्ड या फिर हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट के फॉर्म में, कॉन्केव शेप्ड या फिर हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। सॉरी, थोड़ा यहाँ पर मैग्नेटिक पोल जो है उसका सरफेस फ्लैट नहीं है, यहाँ पे इस तरह कॉन्केव शेप्ड या हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट के फॉर्म में, ध्यान दे रहे हैं, ओके। ये नॉर्थ पोल भी और ये फ्रंट में साउथ पोल भी बस इसी तरह से कॉन्केव शेप्ड या हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट के फॉर्म में, डन। इसी स्ट्रक्चर को आप फ्रंट के बजाय जब टॉप से देखेंगे तो देखिए नॉर्थ पोल आपको ये कॉन्केव शेप नजर आ रहा है, साउथ पोल ये कॉन्केव शेप्ड, और जो कॉइल है कॉइल आपको ना फ्रंट सरफेस से नजर आ रही है, टॉप से देखने पर आपको ना एक लाइन के फॉर्म में नजर आएगी ना, ठीक है। तो बच्चों आपको ये प्लेट भी नजर आ रही है,
नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो आपको शायद विजिबल होगा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये जो सिलेंड्रिकल कोर है, ये सिलेंड्रिकल कोर भी हम लोग फिट कर देते हैं, ये लिए। तो इसी डायग्राम का टॉप व्यू आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों, ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दोनों की कैसी रहेगी, सेम, और फ्रंट सरफेस का नेचर कैसा, अपोजिट, ये नॉर्थ तो सेकंड वाला साउथ। शेप कॉन्केव शेप्ड है या हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट है, ठीक है। कॉन्केव शेप्ड ही क्यों लेते हैं, फ्लैट सरफेस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट ये रहता है बेटा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाइड हो रहा है, और ये जो करंट कैरिंग कॉइल है यहाँ पे, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, इस कॉइल का डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर या फिर इसका जो एरिया वेक्टर है वो, और एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहेंगे, सिचुएशन कोई भी हो, डिफ्लेक्शन के बाद भी इसका बेनिफिट रहेगा। अगर कॉइल यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर किसी अदर पोजीशन में चली भी गई तो भी थीटा 90 ही रहेगा, ये कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट का बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी तो होगा। तो अगर कॉइल किसी अदर पोजीशन में चली भी गई ना, ये मान लीजिए कॉइल आपको नजर आ रही है, अगर डिफ्लेक्शन के बाद में किसी अदर पोजीशन में चली भी गई तो भी कोई इशू नहीं है, हर एक कंडीशन में थीटा 90 ही बना रहेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसा रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। तो बच्चों, कॉइल, देन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, मैग्नेटिक पोल्स, ये सब हो गया। अब कंडीशन है बेटा कि इस कॉइल को हम लोग असेंबल कैसे करें, अरेंज मैनेज कैसे करें। तो देखिए, ये जो कॉइल और कोर सिस्टम है, इसे मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अरेंज करने के लिए, फिट करने के लिए आप लोग ये मेटल वायर यूज करते हैं, डब्ल्यू। ये जो वायर आपको नजर आ रहा है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज अलॉय मेटल वायर है, फॉस्फर ब्रॉन्ज अलॉय मेटल वायर है, डब्ल्यू। वायर का अपर एंड एक स्क्रू से टाइट होता है, ये जो स्क्रू है ये वायर के अपर एंड को रोटेट नहीं करने देगा, जबकि वायर का डाउन एंड कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो कॉइल के रोटेशन के साथ ही क्या हो जाएगा, इस वायर में ट्विस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इफेक्ट होता है। वायर पर एक मिरर माउंट होता है, मिरर रीडिंग लेने का काम आता है। रीडिंग कैसे लेते हैं मिरर की हेल्प से, वो ऐसे आपके जैसे काम करें, लेकिन एक बार थोड़ा नॉर्मली अपन बात करें तो कर सकते हैं कि इस मिरर की हेल्प से क्या होता है, रिफ्लेक्शन पॉइंट देखा जाता है और रिफ्लेक्शन पॉइंट से रीडिंग ली जाती है। तो अभी किसी काम का नहीं, इग्नोर करें, आगे बात करते हैं। ये जो स्क्रू है, स्क्रू का कनेक्शन हम लोग टर्मिनल T1 से करते हैं, और कॉइल का बॉटम एंड जो है उसको हम लोग HS हेयर स्प्रिंग से अटैच करते हैं, और हेयर स्प्रिंग का बॉटम एंड फिर से एक रिजिड सरफेस से अटैच करेंगे, और रिजिड सरफेस के साथ ही से हम लोग एक्सटर्नल सर्किट में टर्मिनल T2 से कनेक्ट कर देंगे। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म बहुत ही आसान है बच्चों। वेरी फर्स्ट आप टर्मिनल T1 और T2 की हेल्प से गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, कर दिया। अब जैसे आप एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करेंगे ना, तो करंट फ्लो स्टार्ट होगा। जैसे कॉइल में करंट का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो होने के साथ ही कॉइल में क्या होगा ना, डिफ्लेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉइल में जैसे ही करंट का फ्लो होगा, करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चांस की बात है, तो उसके अकॉर्डिंग याद है ना, यहाँ पर अगर F1 फोर्स आउटसाइड है तो F3 इनवर्ट्स है, इनकेस अगर F3 आउटवर्ड है तो F1 इनवर्ट हो जाएगा। तो फाइनली टॉर्क बनेगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेगा, मे बी क्लॉकवाइज मे बी एंटी क्लॉकवाइज, वो चांस की बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉइल जैसे करंट का फ्लो हुआ, करंट का फ्लो होते ही इस कॉइल में टॉर्क बना, उसे बोलेंगे डिफ्लेक्शन टॉर्क। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क बना M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, MB साइन थीटा। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्केव शेप्ड या हॉर्सशू शेप्ड मैग्नेट लेने से बेनिफिट क्या रहेगा, कॉइल की पोजीशन कुछ भी हो, लेकिन M वेक्टर B वेक्टर से परपेंडिकुलर, थीटा कितना हो जाएगा 90, और इस सिचुएशन में साइन 90 ऑलवेज +1।
तो डिफ्लेक्शन टॉर्क कितना रहा, एम बी, ये मैक्सिमम अमाउंट होगा तो ओके। और इसी को हम लोग बेटा क्या कह सकते हैं, कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कॉइल के लिए कितना होगा, एन आई ए, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, ये सरफेस एरिया, बी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन टॉर्क बन चुका है। तो कॉइल पर डिफ्लेक्शन टॉर्क बनेगा और ये डिफ्लेक्शन टॉर्क कॉइल को घुमाएगा। जैसे ही कॉइल ने रोटेशन स्टार्ट किया, रोटेशन स्टार्ट करते ही जो वायर है, वायर में ट्विस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा और ये ट्विस्ट क्या करेगा, इस कॉइल को वापस से रिवर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा ना, रिवर्स टॉर्क। हाँ जी, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो चुका। अभी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से यहाँ क्या बनेगा, जैसे रोटेशन स्टार्ट होगा तो वायर में ट्विस्ट टॉर्क बनेगा और वो ट्विस्ट टॉर्क क्या करेगा ना, वो रिवर्स टॉर्क बनाएगा, मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका अपोज करेगा। डन, तो दिक्कत नहीं है। तो उसे रीस्टोरिंग टॉर्क भी हम लोग कहते हैं। रीस्टोरिंग टॉर्क, और इसे ट्विस्ट टॉर्क भी कहते हैं, टॉर्क टी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। अब यहाँ पर फाई क्या है, फाई है एंगुलर डिफ्लेक्शन कवर्ड बाय कॉइल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, कॉइल अपनी इक्विलिब्रियम में आराम से यहाँ थी। अब जैसे करंट का फ्लो हुआ तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बना और इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने क्या किया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने कॉइल को घुमाना शुरू किया, रोटेट करना शुरू किया। यस, अब जैसे कॉइल ने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इफेक्ट में अपनी पोजीशन घुमाना शुरू की, रोटेट करना स्टार्ट की, तो रोटेशन के साथ ही क्या हो जाएगा, रोटेशन के साथ ही एक रिवर्स टॉर्क बनेगा, ट्विस्ट टॉर्क बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और ये ट्विस्ट टॉर्क डिपेंड करेगा एंगुलर डिफ्लेक्शन पर। किस पे डिपेंड करेगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन, फाई। डन है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थोड़े यहाँ पर फाई दिमाग में आ गई, क्या है, इक्विलिब्रियम से ये कॉइल जितना डिफ्लेक्ट होगी ना उतना ही ज़्यादा ट्विस्ट टॉर्क बनता जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं ना। अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कॉइल जितना घूमेगी ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री जितना घूमती जाएगी ना, उतना ही वायर में ट्विस्ट बनेगा और वो रीस्टोरिंग टॉर्क बनाता जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉर्क ट्विस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। अब बेटा ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए आप लोग कांस्टेंट जो देते हैं कंडीशनल, वो कांस्टेंट आप के भी दे सकते हैं और बेटा कई जगह इसको सी भी दिया जाता है, C5, एज यू विश। ठीक है, ऐसा तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बाकी से आप के भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं। कहेंगे कि इनको रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट या फिर ट्विस्ट टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट या फिर ट्विस्ट टॉर्क कांस्टेंट। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये क्या करेगा, ये कॉइल को रोटेट करने का ट्राई करेगा। यस, और इक्वेशन 2 में जो टॉर्क है, टॉर्क ट्विस्ट या रीस्टोरिंग टॉर्क, ये कॉइल को अपने इनिशियल पोजीशन में रीमैनेज करने की कोशिश करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, इनिशियल पोजीशन को रीस्टोर करने का ट्राई करेगा। अब बेटा कॉइल कहाँ तक जाएगी, कितने एंगल तक रोटेट हो पाएगी, कॉइल तब तक ही रोटेट हो पाएगी जब तक कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ट्विस्ट टॉर्क दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। कि जैसे ही दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल होते ही क्या हो जाएगा, कॉइल का रोटेशन रुक जाएगा। हाँ या ना, क्लियर है, दिक्कत नहीं ना। ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे बेटा रोटेशन और रीस्टोरिंग ये दोनों जैसे एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल होते ही रिजल्टेंट टॉर्क 0 और कॉइल का रोटेशन वहीं तक जाके रुक जाएगा। ये सुन लो, ओके, तो ध्यान देना, अच्छे से सुनना था। इन इक्विलिब्रियम रिजल्टेंट टॉर्क कितना हो जाएगा जो 0। रिजल्टेंट टॉर्क 0 कब होगा, जबकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू ट्विस्ट टॉर्क। ओके, देन NIAB इज इक्वल टू C5 या फिर K5। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं I इज इक्वल टू C अपॉन NAB इंटू 5 दे सकते हैं ना, तो टेंशन नहीं। या फिर फाइव इज इक्वल टू NAB अपॉन C इंटू I। यस, तो फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I
आ जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है कि एंगुलर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू कॉइल। डन, नो टेंशन। हाँ जी, इस सिचुएशन हम लोग बात करें करंट सेंसिटिविटी, ऐसा ही। तो करंट सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। करंट सेंसिटिविटी का मीनिंग है अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन कवर्ड बाय कॉइल फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ करंट। तो phi upon I that is equal to NAB upon C, yes or no? तो बच्चों इस सिचुएशन में अगर हम लोग कहें कि करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो हमारे पास क्या मेथड है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, एरिया इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और सी डिक्रीज, यही है ना। किसी क्वेश्चन में आएगा भाई करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, क्या क्या मेथड्स है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन ये बहुत फ्रूटफुल कंडीशन नहीं है। रीजन क्या है कि टर्न्स आप लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना कॉइल भी हैवी होगी, प्लस इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दोनों ही ड्रॉबैक्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स में बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की कोशिश नहीं करते। फिर होता है सरफेस एरिया इंक्रीज कीजिए। अब सरफेस एरिया बढ़ाइए, घर की बात लगती है तो आप लोग सरफेस एरिया बढ़ा दो कॉइल का कितना भी नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेटा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो अगर बेटा आप लोगों ने विड्थ बढ़ाई तो नॉर्थ और साउथ के बीच में गैप बढ़ेगा। अब गैप बढ़ेगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देखते हैं कि जब कॉइल घूमेगी, रोटेट करेगी ना, थोड़ा बहुत जो भी एंगुलर डिफ्लेक्शन लेगी, तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन नहीं लेते, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ये जब नॉर्थ साउथ के बीच में गैप बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हट जाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। दूसरा, अगर आप लोगों ने इसका एरिया लेंथ के अलोंग बढ़ाना चाहा, अपर साइड और डाउन साइड, तो जो आपको मैग्नेटिक पोल्स उतने पावरफुल लेने पड़ेंगे, तो उससे और गैल्वेनोमीटर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोनों तरह से ड्रॉबैक है। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर होता है मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें। तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने की जो भी कोशिश आपसे हो सकती थी आपने कर ली है। आपने कॉन्केव शेप मैग्नेट बनाए, इसीलिए बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर से पास हो। सॉफ्ट आयरन रखा, वो भी इसलिए रखा था कि मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो, ताकि एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रहे, तो सेंसिटिविटी अच्छी रहेगी। सी मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट को कम करें। तो रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट कम करने की कोशिश भी आप कर चुके हैं। कैसे बेटा, ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं या जो स्प्रिंग है, ये आप लोगों ने किसी नॉर्मल कॉपर या आयरन स्प्रिंग या आयरन वायर नहीं लगाया आपने, यहाँ पर आपने फॉस्फर, ब्रॉन्ज, अलॉय मेटल वायर लगाया इसीलिए है क्योंकि नॉर्मल जो कॉपर वायर है या फिर आयरन वायर है, स्टील वायर है, इनमें क्या होगा, इनमें या तो बेटा कॉइल के रोटेशन के साथ वायर ट्विस्ट लेगा नहीं, और ट्विस्ट लिया और 2-4 बार ट्विस्ट लेके बेटा सीधा हुआ तो वैसे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो टूटने का डर रहेगा, वायर इजीली क्रैक हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने फॉस्फर, ब्रॉन्ज, अलॉय मेटल वायर लिया इसीलिए क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इजीली ट्विस्ट आएगा और इजीली रिलीज भी हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, लाइफ भी अच्छी रहेगी इसकी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो सी को डिक्रीज करने का जो भी एफर्ट्स आपसे हो सकता था आपने अलॉय मेटल लेके वो कर लिया है। तो मेजर जो डिपेंडेंसी इन्हीं दोनों पर होती है, मैग्नेटिक फील्ड और रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है बेटा, फिर इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगा बेटा, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। और आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR दे सकते हैं क्या, तो जो phi अपॉन I दैट इज करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, और इसी को हम लोग NAB अपॉन C और ये R भी दे सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, ओके, ध्यान रखिएगा। तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी आपके सामने है, फिर इससे बड़ा एक और पॉइंट रहता है, उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ मेरिट या फिगर ऑफ मेरिट। कैपिटल X से शो करते हैं। फिगर ऑफ मेरिट करंट सेंसिटिविटी का रिवर्स होता है, इनवर्स। फिगर ऑफ मेरिट कुछ और नहीं बना, पर ऐसा है कि इक्वल तो सारे फॉर्मूले आप रिवर्स कर सकते हैं, I अपॉन 5 या फिर C अपॉन NAB। बोलिए क्लियर है क्या, तो दिक्कत नहीं। अब दिमाग में आता है करंट सेंसिटिविटी और डिग्री ऑफ मेरिट, इन दोनों में अच्छा कौन है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स आ गए ना, रेसिप्रोकल हो गए, तो किसको ज़्यादा रखना अच्छा रहेगा, करंट सेंसिटिविटी को ज़्यादा रखें या फिर डिग्री ऑफ मेरिट को ज़्यादा रखें। तो ये डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर के पर्पस पर, यूजेज पर डिपेंड करता है।
अगर आप बहुत माइनर से माइनर करंट की कोई आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 0.01 एम्पियर या मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर स्टेज में अगर करंट में डिफरेंस आया तो मशीन में गड़बड़ आ सकती है, उसकी सेंसिटिविटी बेकार हो सकती है। तो मतलब वहाँ पर करंट का बहुत छोटा सा अमाउंट भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और आपको एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा करें तो बहुत बड़े अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, बहुत बड़े अमाउंट मान लीजिए 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए आप मिली माइक्रो में चेंज हो भी गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको डिग्री ऑफ मेरिट ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा आपका पर्पज़ क्या है, यूज़ क्या है इसका, समझ गए? उसके अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी या फिर डिग्री ऑफ मेरिट को आप प्रायोरिटी देंगे। धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड आप कर चुके हैं, वेस्टर्न टाइप शुरू कर रहे हैं। आप देख लेंगे फॉर्मूले सारे मैंने वही रखे हैं, कंस्ट्रक्शन भी 90% वही है, सिर्फ और सिर्फ कॉइल को असेंबल करने का पैटर्न अलग और कुछ भी नहीं है। सुनिएगा, रेक्टेंगुलर फ्रेम और फ्रेम पर आपने कॉइल अरेंज कर दी, सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया, पर्पज सेम है जो पहले आप सुन चुके हैं। फिर टू मैग्नेटिक पोल्स ले लिए, पोल स्ट्रेंथ सेम, नेचर अपोजिट, कॉन्केव शेप या हॉर्सशू शेप मैग्नेट, सब कुछ सेम। अब यहाँ पर कॉइल और कोर को आप लोग जब मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अरेंज करेंगे तब, ठीक है, तो इस कॉइल को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अरेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइम तो इस कॉइल पर आपने एक वायर अटैच किया था और वो उस वायर की हेल्प से घूम रहा था, ठीक है, सस्पेंडेड कंडीशन पे। लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया, कॉइल पर ऊपर एक पिन फिट किए और नीचे भी एक पिन फिट किए हुए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना, ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ पिन फिट है और ये जो पिन है इनकी हेल्प से आप ये कॉइल को इस तरह से रोटेट कर सकते थे, इस तरह से। बात समझ आ गई? तो जैसे एक पार्क में गेट होता है ना, बिल्कुल मिड में उसमें रॉड फिट होती है ना और वो दोनों तरफ इस तरह घूमता रहता है, ठीक है, बच्चों के लिए बस वैसा ही समझ लीजिए आप। हाँ जी, ये जो पिन है, ये पिन रोटेट करने के लिए ऊपर आपने एक बेस प्रोवाइड किया B1 और नीचे भी एक बेस प्रोवाइड किया B2। ये बेस B1 और B2 सिर्फ इसीलिए है ताकि जो पिन है ये प्रॉपरली अरेंज रहे और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक में जब आपने सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर पढ़ा तो उसमें तो ऊपर जो वायर था वो वायर ट्विस्ट टॉर्क बना रहा था, जैसे कॉइल घूमेगी तो वायर में ट्विस्ट आएगा और एक ट्विस्ट टॉर्क बनेगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट टॉर्क बनाने के लिए हम लोग दो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स अटैच करते हैं, S1 और S2। ये नॉर्मल स्प्रिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स है, ठीक है। दोनों स्प्रिंग अपोजिट सीक्वेंस में कनेक्टेड है। अपर स्प्रिंग अगर उनका पीछे से कनेक्ट है तो S2 आगे से कनेक्टेड है, दोनों का सीक्वेंस अपोजिट होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। ओके, S1 टर्मिनल T1 से, S2 टर्मिनल T2 से कनेक्ट है। कॉइल के साथ आप लोगों ने एक निडल अटैच किया, निडल एक सर्कुलर स्केल पर रोटेट करेगी जिसको कि आप लोग लैब में देखते हैं। अब जो जब भी आप लैब में कोई गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं तो बेटा यही गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें जो कॉइल है वो इस तरह अरेंज होने की बजाय इस तरह फिटेड है, तो बेटा ये उस पर एक निडल हो जाएगी, ये निडल है इस तरह से। अब जैसे ही टॉर्क बनेगा, टॉर्क बनने के साथ कॉइल जब घूमेगी, रोटेट करेगी, तो रोटेट करने के साथ निडल भी एंगुलर डिफ्लेक्शन देगी और ये रीडिंग आप लोग नोट करेंगे, समझ गए। तो कॉइल के साथ साथ निडल घूमेगी तो उसको मॉनिटर पर आपको दिखाई देगी और आप लोग रीडिंग नोट कर पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो जैसे आप लोगों ने टर्मिनल T1 और T2 को कनेक्ट किया, करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, कॉइल में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से टॉर्क बनेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बन गया। जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनेगा तो जो कॉइल के रोटेशन के साथ ये जो स्प्रिंग्स है S1 S2 उनमें ट्विस्ट बनेगा, तो ट्विस्ट टॉर्क बनेगा और जैसे ही दोनों टॉर्क एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे वहाँ पर एक कॉइल जाके रुक जाएगी, तो वहीं पर निडल भी जाके रुक जाएगी, तो आप लोग एक पर्टिकुलर एंगल या पर्टिकुलर रीडिंग ले पाएंगे, ठीक। रिजल्टेंट टॉर्क 0, तो रिलेशन आपके सामने, वही करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज एंड डिग्री ऑफ मेरिट, सेम सिचुएशन में। अब अगर दोनों कंपेयर कर लें हम लोग तो वेस्टर्न टाइप और सस्पेंडेड, तो देखिए जो सेंसिटिविटी है वो जो सस्पेंडेड है उसकी ज़्यादा अच्छी है, वेस्टर्न टाइप से ज़्यादा सेंसिटिविटी किसकी है, सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर की। लेकिन रीडिंग लेना इससे आसान है, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, स्विच ऑन करते ही कॉइल घूमेगी और जहाँ जाकर होगी वहाँ पर एक बार में आप रीडिंग इजीली नोट कर लेंगे। लेकिन जो सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर था ना उसमें रीडिंग लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है,
रीडिंग लेने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, प्लस फिर आपको अगली रीडिंग लेने से पहले कॉइल का ऑसिलेशन जो था उसको रोकने का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट रीडिंग दे पाएंगे, वरना गड़बड़ाएगी। इस तरह से थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है उसमें। बाकी सेंसिटिविटी सस्पेंडेड की अच्छी होती है वेस्टर्न टाइप से, याद रखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कैसे इन गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर सकें, ठीक है।